गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्पश्चात महामृत्युंजय मंत्र। ओम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव ध्रुवामृता। तत्पश्चात गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, फिर आंखों को स्पर्श करें और मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा जी। प्रणाम मैम। कैसे? प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? जय श्री कृष्णा। बढ़िया मैम। जय श्री कृष्णा। बढ़िया मैम, सब अच्छे हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी मैम। लास्ट क्लास में हमने आहार का पाचन, पोषण की अवधारणा, ये सब डिस्कस किया था और एंड में खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा और इसको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, यानी कि जो फूड जो हमारे खाने योग्य बनाया जाता है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं फसल कटने के बाद गेहूं आता है। मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। तो उसको हम ऐसे ही नहीं ले लेते ना कि गेहूं आया और उसको खा लिया हमने ऐसे ही। उससे गेहूं से पहले क्या बनाया जाता है? आटा बनाया जाता है, यानी कि उसकी प्रोसेसिंग होती है। जो गेहूं से आटा बना है वो हमारा जो आहार है, खाद्य है, वो हमारे खाने योग्य हुआ। ये टर्म एक प्रोसेसिंग हुआ। जैसे मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे पदार्थों को खाद्य पदार्थों में बदलने के तरीकों, तकनीकों और विधियों को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। आप लोग सब नोट कर लीजिए इसको, थोड़ा इजी हो जाएगा। जब आप इसको रिवाइज करेंगे ना तो फिर क्लियर हो जाएगा ये कि ये खाद्य प्रसंस्करण है क्या। लिखिए, मानव या पशुओं के पेज नंबर बता दीजिए क्योंकि 20। मैंने क्लास नहीं किया था हाँ, इसलिए। अच्छा 20 पेज नंबर। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, जी खाद्य मैम। जी प्रसंस्करण एवं संरक्षण में मैं थोड़ा सा खाद्य प्रसंस्करण के बारे में नोट डाउन करा रही हूँ कि ये होता क्या है। आप नोट कर लीजिए, मानव या पशुओं के लिख रहे हैं आप लोग? जी जी मैम। जी मैम। के लिए
मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे पदार्थों को जो आप नोट डाउन कर रहे हो ना, कोई भी एक मुझे बताए कि हाँ हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगी। मानव या स्टार्टिंग से बोल दो, मैं थोड़ा लेट हो गई। स्टार्टिंग, अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बोलती हूँ। मानव या पशुओं के उपभोग के लिए मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे पदार्थों को खाद्य पदार्थों में बदलने के तरीकों तकनीकों या विधियों को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। तरीकों तकनीकों या विधियों को खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। इसके बाद उदाहरण लिखेंगे। गेहूं का आटे में बदल देना, गेहूं को आटे में बदल देना। और सेकंड एग्जांपल लिखिए, उदाहरण लिखिए, कॉफी के बीजों को कॉफी पाउडर में बदल देना या कॉफी पाउडर बनाना। कॉफी के बीज से कॉफी पाउडर बनाना। डन। अब आगे चलते हैं। पाश्चराइजेशन, पश्चुरीकरण खाद्य की सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ पे वर्ड आया है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है? ये एक साइंटिस्ट थे लुईस पाश्चर, उन्होंने टर्म दी थी पाश्चराइजेशन की। पाश्चराइजेशन क्या होता है? इसमें माइक्रोब्स को किल कर दिया जाता है। जो हमारे आहार को, हमारे खाद्य को जो माइक्रोब्स खराब करते हैं, उनको पाश्चराइजेशन की टेक्निक के द्वारा किल कर दिया जाता है। और लुईस पाश्चर जो एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इस क्रिया का नाम पाश्चराइजेशन है, या इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन कहते हैं। अतः खाद्य पदार्थों को भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि जो खाद्य पदार्थ है हमारे, उनको भोज्य और सुरक्षित रूप से संरक्षित करने के लिए, ताकि वो सेफ रहे, हमारे खाने योग्य रहे, इन सब के लिए खाद्य संसाधन और संरक्षण की आवश्यकता है। खाद्यों को फसल कटने या पशु के नष्ट होने से बचाने की विधियां इतिहास पूर्व से चली आ रही है। अब पॉइंट्स दिए गए हैं। खाद्य पदार्थों को विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है, जैसे कि फसल कटने पर अन्न को सुखा लिया जाता था ताकि उसका सुरक्षा काल बढ़ाया जा सके, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, यूज करने की उसकी जो काल है, वो बढ़ाया जा सके। अगर उसको ऐसे काट के ऐसे ही भर लेंगे तो ह्यूमिडिटी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से वो जल्दी खराब हो जाएगा। पहले के समय में खाद्य पदार्थों का संसाधन मुख्य रूप से उनके स्वाद सुधारने और खाद्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया जाता था। अब क्लियर हो गया होगा सबको जहां तक है खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण, यानी कि हम
फूड प्रोसेसिंग और फूड का प्रोडक्शन क्यों करते हैं। अब है इसका सिग्निफिकेंस, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके महत्व क्या है फूड प्रोसेसिंग के। इसका तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देते हैं। ठीक है, आजकल जो नई नई टेक्निक से क्या हो रहा है, हमें फूड प्रोसेस आ रहे हैं मार्केट में, इस तरह के फूड आ रहे हैं फूड प्रोसेसिंग की टेक्निक से कि इजी हो जाता है हमारे लिए उनको बनाना। यहाँ पे इस टर्म का मतलब है कच्ची सामग्रियों को तैयार करके या आधे तैयार होते हैं। जिस तरह, एक तरह से देखो जैसे मैगी आती है, मैगी क्या है, एक आधे तरीके से तैयार है। या जो आजकल पैकेट में सूप आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आप उनको बॉइलिंग वाटर में डालते हैं और स्टेयर करते हैं और वो रेडी हो जाते हैं ईटिंग के लिए। ठीक है, यही सब होता है फूड प्रोसेसिंग में। तो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे खाद्य उत्पादों में बदल दिया, यानी कि आपको क्या किया, उन्होंने कच्ची सामग्री डाल के दे दी पैकेट में कुछ, और आपको क्या प्रिकॉशंस दे देते हैं या प्रोसेस दे देते हैं कैसे कैसे बनाना है आपको। आप मार्केट से सूप लेके आते हो, आपको कितना इजी हो गया, आप बॉईल करते हो और वो आपका खाने योग्य होता है, आप पी लेते हो उसको। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन, आवागमन में वृद्धि तथा वैश्वीकरण के कारण भी विभिन्न प्रकार के संसाधित खाद्य उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है ना। जिस तरह से मैंने अभी एग्जांपल्स दिए हैं सूप का और मैगी का, और जो हम लोगों की जो जीवन शैली है उसे देखते हुए इनकी और ज्यादा मांग बढ़ती जा रही है। कुछ फ्रोजन आइटम्स आते हैं, फ्रोजन खाद्य फूड आता है, उसको आप फ्रोजन मतलब स्टोर्ड होता है वो, और वो भी आपका इजी टू ईट होता है। फ्रोजन से आपने निकाला और उसको उसके प्रोसेस के थ्रू मेक किया और आप उसको खा लेते हैं। और जो लोग मतलब बहुत बिजी है, जिनकी दिनचर्या बहुत बिजी रहती है, वो लोग ज्यादा इस पे डिपेंड हो रहे हैं इस तरह के खाने के ऊपर। जनवरी 2010 को भारत सरकार ने भारत में खाद्य संसाधन उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 तक वृहद खाद्य संसाधनों पार्कों की स्थापना की घोषणा की। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर ये भी मैं आपको नोट कराऊंगी, बड़ी अच्छी टर्म है फूड फोर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो हम खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव तत्व, जैसे अभी आपको एक रेडी टू ईट फूड दी, मतलब उन्होंने फूड आपके लिए रेडी कर दिया, जैसे आप कच्ची सामग्री या फिर अर्ध रेडी कर दिया, तैयार कर दिया। लेकिन उसको तैयार करते हुए क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग में कुछ पोषक तत्व हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उन पोषक तत्वों को उनमें ऐड करना, ठीक है, ताकि जो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए वो उसमें भरपूर मात्रा में हो। ये ना हो कि उसमें वो पोषक तत्व ना हो और उस भोजन को हम ले और उससे हमें वो पोषक तत्व ना मिल पाए। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है उन पोषक तत्वों को खाद्य सामग्री में ऐड करना। हमने पीछे पढ़े ही है पोषक तत्व क्या वैल्यू है हमारे शरीर में उनकी। तो खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करना खाद्य संवर्धन का अर्थ विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण के दौरान खोए गए पोषक तत्वों को वापस जोड़ना है, जबकि फोर्टिफिकेशन के प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं वाले पोषक तत्वों को शामिल करना है। आप फूड फोर्टिफिकेशन के सामने लिखेंगे, मैं थोड़ा सा नोट करा रही हूँ, ये नोट करेंगे आप। जो पोषक तत्व भोजन में प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होते, मतलब प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होने वाले पोषक तत्वों को शामिल करना ही फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होने वाले पोषक तत्वों का शामिल करना फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है।
नेक्स्ट चलते हैं, खाद्य पदार्थों या दोबारा बोलना एक बार। प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होने वाले पोषक तत्वों का शामिल करना। ठीक है, खाद्य पदार्थों या मसालों में जिन पोषक पदार्थों की कमी होती है उन्हें मिलाकर खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण या फूड फोर्टिफिकेशन किया जाता है ताकि आहार की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सके। ठीक है, जो पोषक तत्व हमारे आहार में होने चाहिए उनको ऐड करके उनकी आवश्यकताएं पूरी की जा सके। यह विधि आमतौर पर महंगे खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के लिए अपनाई जाती है। फूड फोर्टिफिकेशन के उदाहरण, अब इसमें उदाहरण बताए गए हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन के उदाहरण क्या है। जैसे ब्रेड आती है, ब्रेड का जब बनाया जाता है, ब्रेड की मेकिंग के टाइम में उसमें प्रोटीन लाइसिन मिलाया जाता है। और बाकी जैसे हमारे वनस्पतिक तेल होते हैं, घी होते हैं, उनमें विटामिन ए, विटामिन डी मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। और एक नोट करिए, गेहूं के आटे में क्या मिलाया जाता है? फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। ये तो आपके उदाहरण इसमें लिखे हैं, लेकिन गेहूं के आटे में और चावल में क्या? फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। ठीक है, इन मैम पोषक दोबारा तत्वों बता दीजिए, गेहूं के आटे में फोलिक एसिड, विटामिन B12 और आयरन। अब शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए फूड की, है ना? क्योंकि जो पैक्ड फूड होते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितने दिन में हमें यूज करना है, कितने नहीं। देखो पैक हो गया वो, अब ये तो नहीं ना कि हम कभी भी उसको यूज कर ले। तो उसके लिए उसकी एक शेल्फ लाइफ निर्धारित की जाती है कि वो कितने समय अंतराल में हमारे खाने योग्य है या फिर वो हमारे खाने योग्य नहीं है। तो शेल्फ लाइफ खाद्य पदार्थों के उत्पादन व स्थानांतरण से लेकर सुरक्षित व स्वादिष्ट खाने योग्य बने रहने की अवधि को उसकी सेल्फ लाइफ कहते हैं। जब उसकी प्रोसेसिंग हुई, जब वो बना, तब से लेकर और जब वो वहां से डिस्पैच हुआ तब तक से उसको उसकी सेल्फ लाइफ को काउंट किया जाता है कि उसके बाद वो कितने दिन तक सेफ है हमारे लिए, कब तक हम उसे खा सकते हैं। फूड साइंस, खाद्य विज्ञान। अच्छा, एक पॉइंट और है, जैसे ये पोषक तत्व हैं, इनको इसलिए भी ऐड किया जाता है ताकि हमने वो खाना लिया, वो फूड लिया हमने जो हमारे लिए प्रिपेयर किया, जिसकी प्रोसेसिंग हुई है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से क्या होता है? कुपोषण ना हो जाए कहीं, है ना, माल न्यूट्रिशन ना हो जाए, इसलिए उसमें विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। जैसे ऐड बताए गए हैं, नमक में आयोडीन और व्हीट और राइस में ये सब ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अब फूड साइंस देखते हैं कि फूड विज्ञान क्या होता है। फूड साइंस खाद्य विज्ञान को एक ऐसे विशिष्ट क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रसायन और भौतिकी जैसे आधारभूत विज्ञान विषयों के साथ साथ पाक कलाओं, कृषि विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान का प्रयोग किया जा सके। अर्थात भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन फूड साइंस के अंदर आता है। लिख लीजिए, 2 लाइन है बस, लास्ट है ये नोट कराने वाला, इसके बाद तो सारा समझाने वाला ही है। एक बार नोट कर लीजिए, भोजन की भौतिक, जैविक और रासायनिक संरचना का अध्ययन।
ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत विषय विशेष है, यानी कि जो फूड साइंस है अपने आप में एक विस्तृत विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य के भौतिक रासायनिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें खाद्य पदार्थों की प्रकृति और उसकी विशेषताओं को समझने में मदद मिलती है। देखो, खाद्य जो फूड साइंस है, इसमें जब हमने अलग अलग भौतिक रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया, उसके बाद ही हमारे लिए हमारा ये फूड प्रोसेसिंग की प्रोसेस हुई और हमारे लिए ये फूड प्रिपेयर किया हुआ आजकल की डिमांड के हिसाब से। ठीक है, कई लोग होते हैं ना, ये इसलिए भी शुरुआत हुई थी इस चीज की, कई लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जिनको इजी वे में फूड नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए कि उनको स्टोर्ड फूड उन तक पहुंचाया जाए ताकि वो उस फूड को यूज कर सके। इसका तात्पर्य ऐसी विधियों और तकनीकों का समूह से है जो कच्ची सामग्रियों को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पादों में बदल देता है। खाद्य संसाधन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिसे लंबे सुरक्षा काल वाले खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, जो हमने प्लांट से, एनिमल से जो हमें फूड मिला है, उसको फूड प्रोसेसिंग के थ्रू ऐसे चेंज कर दिया जाता है, ऐसे हमारे खाने योग्य बना दिया जाता है ताकि वो लंबे समय तक भी खराब ना हो। इसके बाद है खाद्य प्रौद्योगिकी, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी। ये क्या है फूड टेक्नोलॉजी? प्रौद्योगिकी एक ऐसा विज्ञान, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक ज्ञान तथा उत्पादन के वैध नियमों का व्यावहारिक उपयोग होता है। अर्थात खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, उसकी गुणवत्ता का नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। एक बार फिर से बोल। खाद्य टेक्नोलॉजी नोट करा दो। अच्छा, खाद्य विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो आगे खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैच कर लीजिए। खाद्य विज्ञान की एक शाखा है जो खाद्य उत्पादों के उत्पादन, संरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित है। अब इस टेक्निक से क्या सुनिश्चित होता है? इससे यह सुनिश्चित होता है कि समाज खाद्य सुरक्षा प्राप्त करे और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले सुरक्षित भोजन उन तक पहुंचे। ठीक है, जहां तक भी ये फूड प्रोसेसिंग का है, इसलिए इसमें ये क्लियर हुआ है कि ऐसा फूड बनाया जाए जो हमारे, यानी कि मानव के खाने योग्य हो, सुरक्षित भोजन उन तक पहुंचे। यह विभिन्न प्रकार के खाद्य
पदार्थों के उत्पादन के लिए खाद्य विज्ञान तथा खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग करती है। खाद्य, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी में किन किन का प्रयोग किया जाता है, इसमें खाद्य विज्ञान यानी कि टेस्टिंग होती है पूरी तरह से हमारी, और इंजीनियर्स जो होते हैं वो उनका यूज करके टेक्निक्स का पूरे हमारे जो खाने योग्य हमारे भोजन होते हैं उसको तैयार करते हैं। खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गहरी समझ प्रदान करने के साथ साथ सुरक्षित, पोषक, संपूर्ण, वांछनीय तथा सस्ते, सुविधाजनक खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, संसाधन तथा पैक करने के कौशलों को विकसित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी उत्पादित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, जो खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन है, मतलब इसमें विशेष रूप से क्या किया जाता है, इसके अंदर ये सब किया जाता है कि जो फूड हमारे लिए तैयार किया जा रहा है उसका क्या फूड है उसको चयन करना, फिर उसकी स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, उसका संरक्षण कैसे होना चाहिए, उसको पैक करने के कैसे वो यूज होने चाहिए, उसमें मटेरियल है ना। अब जैसे पैकेट में दूध आता है, दूध को अलग तरह से पैकिंग होती है, आप बिस्किट लेते हो, बिस्किट की अलग तरह से पैकिंग होती है, जो पाउडर फॉर्म में होता है उनकी, मतलब उसकी फूड के अकॉर्डिंग उनकी पैकिंग को भी निर्धारित किया जाता है। ये नहीं कि किसी भी चीज में किसी भी चीज को पैक कर दिया, तो ये सब फूड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद है नेक्स्ट खाद्य विनिर्माण या उत्पादन, फूड मैन्युफैक्चरिंग। खाद्य उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की विविध मांगों को पूरा करने के लिए क्यों उत्पादन हुआ है ना, ये कारण है खाद्य उत्पादन, जिससे खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की, मतलब जो डिमांड है लोगों की, उनकी विविध मांगों को पूरा किया जा सके। सेकंड, खाद्य फूड टेक्नोलॉजी के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। जो फूड होता है, जितने डिमांड होती है, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे उसको तैयार किया जाता है। खाद्य उत्पादन वर्तमान काल का संभवतः सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है। जो आजकल ये फूड सब आ रहे हैं ना, जो हम खाते हैं, आप देख लो सभी कुछ मार्केट में मिल जाता है आपको, आप जाओ, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि क्या लेना है, वो सब रेडी है। तो यानी कि ये जो लास्ट लाइन दी गई है 22 पेज पे, खाद्य उत्पादन जो है आज की डेट में सबसे बड़ा उत्पादन उद्योग है संभवतः, मतलब, और देखो है भी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास, कि इनका विकास क्यों हुआ, क्यों ये टेक्नोलॉजीज आई। 1810 में निकोलस एपर्ट द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को विकसित करना एक महत्वपूर्ण घटना थी। एक ये जो नाम आया है ना निकोलस एपर्ट, ये एक फ्रांसीसी हलवाई थे। आप सोच भी नहीं सकते कि हलवाई भी हमारे डिस्कवरी कर सकते हैं, है ना। लेकिन वो है ना कि जिसका जिसमें योगदान होता है, जिस फील्ड में, वो उसी में बेस्ट होता है। अब देखो हलवाई जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, खाने से ही तो जुड़े होते हैं। तो उन्होंने उसी को अपना बिजनेस बनाते हुए या उसमें अपने इंटरेस्ट दिखाते हुए, उनकी रुचि होगी उसमें, तो उन्होंने उसी में डेवलपमेंट दिखाया। उसमें उन्होंने ऐसी चीजें विकसित कर दी कि हम खाने को फ्रेश तो दे ही रहे हैं, पैक करके कैसे भिजवा सकते हैं। यानी कि जो टेक्निक आई है डिब्बा बंद करने की प्रक्रिया को किसने विकसित किया था, निकोलस एपर्ट ने किया था 1810 में, जो एक फ्रांसीसी हलवाई है।
और एक तरह से ये एक आविष्कारक भी थे, यानी कि एक फ्रांसीसी हलवाई और आविष्कारक थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में वायुरोधी मतलब एयर टाइट खाद्य संरक्षण का आविष्कार किया था। एपर्ट को खाद्य विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है, जो हमारे निकोलस एपर्ट थे। अब आगे खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी का खाद्य संरक्षण तकनीकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। वर्ष 1864 में लुई पाश्चर द्वारा अंगूरी शराब को खराब होने से कैसे बचाए का वर्णन खाद्य प्रौद्योगिकी को विज्ञान आधार पर देने की शुरुआत थी। ठीक है, अब ये थे हमारे लुई पाश्चर, भी एक हमारे आविष्कारक थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किसी चीज को मतलब इतना गर्म किया कि उसके माइक्रोब्स ही डैमेज हो जाए। जो हम आजकल ये मिल्क लेते हैं ना, ये जो टर्म पैकेट का मिल्क आता है या दूध आता है, इसको कितने कितने दिनों के लिए स्टोर किया जाता है ना। हम जो आम दूध हमारे यहाँ आता है, जैसे हम लोग सुबह लेके आए, बॉयल किया, शाम तक या अगले दिन तक उसे यूज करते हैं, है ना। वैसे तो अच्छा शाम तक ही माना जाता है, लेकिन पाश्चर जो लुई पाश्चर थे, उन्होंने ऐसा आविष्कार किया कि एक लंबे टाइम तक उस दूध को स्टोर किया जाए। लुई पाश्चर ने क्या किया था अपने टेस्ट में, अपने आविष्कार में, दूध को एकदम से बहुत गर्म किया और फिर उसको ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर पे गर्म करके एकदम से ठंडा किया, जिससे क्या हुआ, जो उसमें जितने माइक्रोब्स थे वो सब किल हो गए। किल होने के बाद उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, यानी कि वो 4 दिन 5 दिन ऐसे ज्यादा दिन के लिए हम उसको दूध को यूज करने लगे। जो पैकेटों वाला दूध जो आता है वो इसी टर्म पे आधारित होता है। पाश्चराइजेशन विधि खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवी से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम था। देखो मैंने जैसे बताया कि जो उसमें माइक्रोब्स होते हैं उनको इतनी हीट दी जाती है ताकि वो किल हो जाए। इसके बाद दोनों विश्व युद्धों, अंतरिक्ष अभियानों और उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों की बढ़ती मांग ने खाद्य प्रौद्योगिकी के विकास को और अधिक प्रोत्साहित किया, है ना। ऐसे ही थोड़ा है ना कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण हुआ, प्रोसेसिंग हुई, उसकी नीड हुई, है ना। जैसे जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कोई लंबे टाइम के लिए ट्रेवलिंग करते हैं, उनको जो ये उनकी डिमांड के लिए इस खाने को, इस भोजन को इसका टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ। कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से, है ना, जो एकदम से क्या है ना, जैसे अब सभी लोग वर्किंग है भाई, जो बड़े सिटीज है उसमें जाओ, उसमें महिलाएं भी काम करती हैं, तो महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज है कि उनके लिए इजी हो जाता है। वो काम जिसमें ज्यादा टाइम लगता है वो उनको कम टाइम में, या फिर उनको वो रेडी मटेरियल मिल जाता है। प्रदीप कुमार जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, कामकाजी महिलाओं की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए तत्काल मिलाकर बनाने वाले मिश्रण सूप, है ना, और पकाने को तैयार खाद्य पदार्थों, रेडी टू कुक फूड आइटम्स को विकसित किया गया। रेडी टू कुक भी बोलते हैं इनको। सूप जो मार्केट में आता है, पैकेट में आता है, कितनी जल्दी बन जाता है। आप घर में सूप बनाएंगे, पहले आप जिस चीज का आपको सूप बनाना है आप उसको बॉईल करेंगे, फिर उसको मैश करेंगे, फिर जो भी प्रोसीजर हमारे सूप मेकिंग का होता है वो आप फॉलो करते हैं, बनाते हैं उसके द्वारा। लेकिन जो पैकेट सूप आता है उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, उसमें वो मेंशन करके रखते हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा। उसमें क्या करते हैं, अधिकतर ऐसा होता है कि पानी को बॉईल करके सूप डाला, सूप रेडी हो जाता है। तो इससे क्या है,
जो वर्किंग महिलाएं हैं, वर्किंग लेडीज है, उनका काम आसान हो जाता है, उनको वो लंबा टाइम किचन में नहीं देना पड़ता। जैसे जैसे खाद्य प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, वैसे वैसे लोगों में ऐसे खाद्य उत्पादों की मांग बढ़ने लगी जो साल के किसी विशेष मौसम के दौरान ही पाए जाते थे। अब देखो वही है ना, डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। हमें कोई कुछ छोटी सी चीज मिल जाए, फिर हमें लगता है हमें थोड़ी बड़ी मिल जाए, फिर लगता है उससे बड़ा मिल जाए, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती है। कैसी डिमांड रखी गई? जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि अब इतनी डिमांड हो गई कि हम उनको बिना सीजन के भी हमें वो प्रोवाइड कराई जाए। खाद्य प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए। जैसे हमारे फ्रोजन वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रोजन स्नैक्स आता है, ये सब क्या है? रेडी टू, जो फ्रोजन स्नैक्स होता है रेडी टू ईट ही तो है, उसको भी ये सब बड़ी जल्दी वो सब बन जाता है। और फ्रोजन वेजिटेबल्स आती है, जैसे मटर आती है। अब मटर को क्या, मटर हमें विंटर्स में मिलती थी, लेकिन अब क्या हुआ, हमें गर्मी में भी हम मटर ले खाते हैं, तो फ्रीजर में डाल के रखते हैं, जब हमारा मन हुआ हमने सब्जियों में यूज की और हम खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीजन के वेजिटेबल्स या फ्रूट्स सीजन में ही खाते हैं, क्योंकि अगर आप बिना सीजन के लोगे ना इन चीजों को, तो ये आपको महंगी मिलती है। तो अपनी अपनी आवश्यकता होती है, अपनी नीड होती है, आपको क्या पसंद है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं। मैम, अपने सीजन के बिना फूड खाएं तो वो फूड अपने को नुकसान नहीं करेगा? हाँ, नुकसान करता है, वैसे नुकसान ही करता है। इसलिए जो लोग अवेयर है, मैक्सिमम लोग नहीं खाते हैं। मटर जब विंटर में आती है तो विंटर में ही खाते हैं। फ्रोजन देखो पैक्ड फूड है, उसको नई नई अलग अलग प्रोसेस से उसमें केमिकल्स डाल के रासायनिक क्रियाओं के थ्रू तैयार किया गया है ना, वो बेस्ट नहीं होता हमारे लिए इतना जितना फ्रेश होता है। लेकिन ये इसलिए बनाया गया था जो लोगों को इजीली नहीं अवेलेबल हो पा रहा, या फिर जिनको जैसे अंतरिक्ष में कुछ लोग जा रहे हैं, अब वो कहाँ कुकिंग करेंगे, क्या करेंगे, ताकि वो अपना पेट भर सके। लेकिन लोगों ने अपना आसान रूप देख लिया इस चीज का कि ये तो आसानी से बन जाता है, अपने आप को कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको और डिमांडिंग बना दिया। हेल्दी तो देखो जो फ्रेश होता है बनाया हुआ वो ही अच्छा होता है। बनाई किसी के लिए जाती है चीजें, लेकिन वो फिर यूज बढ़ने लगा। फिर ये है कि ये भी नहीं है कि पूरी तरह से खराब ही होती है इस तरह की चीजें, क्योंकि वो फिर केमिकल जो हमारा खाद्य साइंस है, खाद्य विज्ञान है, उसमें स्टडी किया गया इन सब चीजों का। पर फिर भी जहां तक होता है, जो हमारा योग मानता है, जो हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स ही हमारे लिए बेस्ट होता है देन द प्रोसेसिंग फूड। नेक्स्ट स्टेज, खाद्य प्रौद्योगिकी ने विविध प्रकार के सुरक्षित और सुविधाजनक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। विकासशील देशों में तेजी से फैल रहे और विकसित हो रहे इस क्षेत्र ने खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने में मदद की है और सभी स्तरों पर रोजगार के नए नए रास्ते भी खोल दिए हैं। अब जो ये नई नई टेक्निक्स आई है, फूड आई कि इससे क्या हुआ, इससे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनी हुई है। एक तरह से ये इसको विकास की तरफ देख लिया कि भाई जब नई नई जो हमारी इंडस्ट्रीज बनेगी तो उसमें क्या है, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, और नए नए रास्ते मिल गए, काम करने के, रोजगार के साधन मिल गए। खाद्य संसाधन और संरक्षण का महत्व, क्या महत्व है खाद्य संसाधन और संरक्षण का? खाद्य संसाधन खाद्य विनिर्माण की ही एक शाखा है, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोडक्शन की ही एक ब्रांच है। जिसमें वैज्ञानिक तथा टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कच्चे माल को मध्यवर्ती स्तर पर तैयार खाद्य पदार्थों
सेमी फिनिश्ड फूड आइटम तथा अथवा तुरंत खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पादों रेडी टू ईट फूड आइटम्स में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा भारी, बहुत बड़े, जल्दी खराब होने वाले तथा कभी-कभी खाए न जा सकने वाले खाद्य पदार्थों को अधिक उपयोगी, संदृढ़, लंबे समय तक स्थायी रखने योग्य बनाना और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा पेय पदार्थों में बदलने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जो ये फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोडक्शन जो आपका होता है, इसमें क्या होता है, अनेकों प्रोसेस प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद ही, मतलब ऐसे नहीं है कि ये ऐसे ही आ गया, इसको इसकी कुछ नीड हुई तभी ये टेक्नोलॉजी आई, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये नहीं कि जो मन में आया जैसे आया बना दिया। पूरा इस टर्म जैसे फूड साइंस है, इसको फूड साइंस इसीलिए कहा गया, इसके पूरे प्रयोग हुए इन चीजों पर कि मतलब कैसे हम इनको बनाएं और कैसे ये हमारे लिए लाभप्रद हो, हमें हानि ना पहुंचाए। अब क्या है, अब जो ये खाद्य पदार्थ है इसको खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं इसके, है ना, इन सबको ध्यान में रखा गया, तभी उनको उनकी प्रोसेसिंग हुई। सारी जो टर्म आई है कि उनको इस तरह से बनाया जाए, उनकी खराब होने के कारण को भी ध्यान में रखा गया। खाद्य पदार्थों के खराब होने का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित न हो, अर्थात उस खाने से विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यानी कि जब हमारा खाना खराब होगा या जिसमें कोई खाद्य पदार्थ सुरक्षित नहीं होगा और हम उसको ईट करेंगे, उसको खाएंगे, तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ेगा उसका। खाद्य पदार्थ भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। यानी कि जैसे भौतिक रूप से मतलब उनका रंग रूप चेंज हो जाएगा, है ना। अगर उनमें जैसे कोई किसी की पैकिंग आई है, पैक्ड फूड है कोई हमारा, और वो हमारा किसी तरह से लीक हो गया या ओपन हो गया, उसके अंदर एयर चली गई, तो वो क्या होगा, वो खराब भी तो हो सकता है हमारा। तो यानी कि ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं भौतिक, रासायनिक या जैविक रूप से खराब हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये मतलब बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, जैसे मर्जी खाओ, खोल के रखो, ये करो। खाद्य पदार्थों के खराब या नष्ट होने के लिए बहुत से कारक उत्तरदायी है। अब ये जो खाद्य पदार्थ है खराब क्यों हो सकते हैं, इनके क्या कारण है, कौन से कारण इनको खराब होने के उत्तरदायी है, अब वो क्या है, जैसे फिजिकल चेंजेस, यानी कि खाद्य पदार्थ के भौतिक परिवर्तन। भोजन में भौतिक कारणों से आई परिवर्तनों से भोजन का क्या होता है, रंग, फिजिकल चेंजेस में क्या आता है, रंग, रूप, स्वाद, ये सब क्या होता है, खराब हो जाएंगे। आप कैसे पहचानते हैं, आप कोई रासायनिक क्रिया तो करेंगे नहीं जब आप खाद्य फूड को, यानी कि खाद्य पदार्थ को लोगे, खाने योग्य, मतलब जो है पैकेट फूड जो आप लेके आए हो, उससे कैसे पता चलेगा कि आपको खराब है। आप ये देखते होगे उसमें से स्मेल तो नहीं आ रही है, अगर आपको लगेगा कि दुर्गंध आ रही है तो यानी कि वो खराब हो चुका है, उसकी फिजिकल कंडीशन हमारे खाने योग्य नहीं है। कलर चेंज हो जाएगा उसका, टेस्ट चेंज हो जाएगा, और जैसे वो या तो वो जम जाएगा, है ना। कुछ डब्बे पैक्ड फूड ऐसे आते हैं, उनको अगर हल्का सा भी मॉइस्चर लग जाए ना तो वो क्या होते हैं, वो जम जाते हैं, कुछ मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये जमना, पिघलना और घुलना और कलर चेंज होना, फिजिकल कंडीशन चेंज होना, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, कई बार गर्मियों में दूध बाहर पड़े रहने से फट जाता है ना। अब जैसे गर्मी का सीजन है, बहुत ज्यादा गर्मी है, और जो दूध है हमारा, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको अच्छे से बॉईल करके सेफली नहीं रखेंगे तो क्या होता है, वो फट जाता है। अब दूध का फटना ये हो गया हमारा रासायनिक परिवर्तन। रंग, रूप, स्वाद, पिघलना, जमना, घुलना, ये सब हमारे भौतिक परिवर्तन थे, फिजिकल चेंजेस थे। लेकिन दूध जैसे फट जाता है
ऐसा एक रासायनिक परिवर्तन के कारण, मतलब जो दूध का फटना है ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है जिससे दूध की जो प्रोटीन होती है वो जम जाती है। जब दूध फटता है तो ऐसे कैसे पता लगता है ना, पानी पानी से ऊपर रह जाता है और एक जो फट के दूध नीचे बैठ जाता है, मोटा हिस्सा सा एक उसका अलग हो जाता है, यानी कि जो वो उसमें दूध में जो प्रोटीन होती है वो जम जाती है। कुछ पदार्थों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को आपसी क्रिया के कारण भोजन थोड़ी देर पड़े रहने पर ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरा रंग का हो जाता है ना। कई बार देखा होगा आपने, फ्रूट्स ले आए जैसे आप मार्केट से लेके और आपने उनको कट करके रख दिया कि चलो अभी हम नहीं खा रहे हैं, थोड़ी देर में खाएंगे, अभी कट करके रख देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भूरे रंग के हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। आप देखना एप्पल बहुत जल्दी अगर आप उसको कट करके रखो तो वो ब्राउन कलर उसका हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसमें भी लिखा हुआ है जैसे कि सेब को थोड़ी देर काट कर छोड़ देने पर वह भूरा पड़ जाता है। ये जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, लाइट है, इसके साथ रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण हमारे उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की रासायनिक क्रियाएं होती है और उनके कलर चेंज हो जाते हैं। अब और क्या कारण होता है, जीवाणुओं द्वारा परिवर्तन, चेंज ड्यू टू माइक्रोब्स। भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणुओं द्वारा भी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जो भोजन में बैक्टीरिया जीवाणु उपस्थित होते हैं उसके कारण भी क्या होता है, हमारा भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। खमीर, फफूंदी व बैक्टीरिया ऐसे कुछ जीवाणु हैं। कौन कौन से जीवाणु हैं, जैसे खमीर हो गया, फफूंदी, बैक्टीरिया, फंगस लग जाती है। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई चीज ऐसे ही छोड़ देना, खाना हमने बनाया और हम उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब एक दिन के लिए वो बाहर रह गया, उसको अच्छे से स्टोर नहीं किया, तो उसमें ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है। ब्रेड पे आपने देखा होगा, आप जो ब्रेड खाते हैं, मार्केट से ब्रेड लाएंगे, अगर उसको आप सही से स्टोर नहीं करते तो उसके ऊपर भी ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, फंगस ग्रो कर जाती है। ये बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को सड़ा देते हैं, वो खाना फिर हमारे खाने योग्य नहीं रहता है। तो अब इसमें खमीर बताया गया है, ईस्ट, फिर फफूंदी, फंगस क्या होते हैं ये सब, और बैक्टीरिया जिनके कारण हमारा जो भोजन होता है, फूड होता है, वो खराब हो जाता है। अब खमीर क्या होता है, खमीर ये क्या है, एक जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारा ईस्ट है। आपने देखा होगा, अब जैसे गर्मी है, गर्मी में बहुत जल्दी होता है ये वाली जो ईस्ट का जो प्रोडक्शन होता है। आप देखोगी, आपने आटा बनाया, जो आटा आपने सुबह बना के रखा, आप उसको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, जैसे फ्रिज में रख देते हैं आजकल, आप फ्रिज में नहीं रखेंगे, ठंडी जगह नहीं रखेंगे, वो गर्म तापमान में पड़ा रहेगा ऐसे ही, तो वो फूल जाता है। तो ये फूलना जो है वो बाहर जो आ जाता है और उसमें जाली जाली बन जाती है, उसमें ईस्ट का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, और ईस्ट क्या है हमारा, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अम्लीय वातावरण में खमीर, ये एक हमारा एक कोशिकीय जीव है, यानी कि ये जीवित सूक्ष्म जीव है। भोजन की शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड व एल्कोहल में बदल जाता है। जो हमारे भोजन में शुगर होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड व एल्कोहल में बदल देता है, जिससे खाद्य पदार्थ फूलकर खट्टा हो जाता है, जैसे आटे में खमीर। हम कहते हैं ना खमीर उड़ गया इसका, तो वो ईस्ट के कारण होता है। फफूंदी, फंगस, फफूंदी ऐसे वातावरण में पनपती है जहां अम्ल यानी कि एसिड तथा क्षार बेस में संतुलन कम हो। जब हमारे अम्ल और क्षार में संतुलन नहीं होगा तब हमारी क्या होती है, फंगस ग्रो कर जाती है। नींबू, स्क्वैश, अचार आदि पर पनपने वाली फफूंदी हानिकारक नहीं होती है। आपने देखा होगा जब अचार अच्छे से स्टोर नहीं होगा ना बहुत दिनों तक, या तो उसको नमी मिल जाएगी कहीं से, या फिर वो अंधेरे में कहीं रखा होगा, बहुत दिनों तक छेड़ा नहीं होगा, तो उसमें भी ऊपर एक ग्रीन कलर की या साइडों में ना लेयर बन जाती है, तो वो क्या होती है, फफूंदी होती है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि जो अचार के ऊपर पनपने वाली फफूंदी है वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होती, परंतु मटर,
मूंगफली, गेहूं, राई, जौ आदि पर होने वाली फफूंदी खाद्य पदार्थों को विषाक्त यानी कि जहरीला कर देती है ना। अचार को तो एक बारी फिर भी क्या करते हैं हम, उसको हटा देते हैं ऊपर ऊपर से जो लेयर बनती है, और फिर उसको नीचे वाले उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर यही फफूंदी, यही फंगस हमारे मूंगफली के दाने में या फिर राई में, जौ में, गेहूं में आदि में लग जाए तो ये एक तरह से विषाक्त हो जाती है, जहरीली हो जाती है। बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं तथा खाद्य पदार्थों में विष उत्पन्न कर देते हैं जो हानिकारक हो सकता है। ऐसे अधिकतर दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली तथा पके हुए भोजन को दूषित करते हैं। जो बैक्टीरिया होता है वो किस में ज्यादा लग जाता है, दूध से बने पदार्थ में। आपने देखा होगा जैसे दूध से खोया बनाया जाता है, और मिठाई जो बनती है ना, उसमें भी वो गर्मी के टाइम में या ऐसे, वो अगर उसको हम अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे ना तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, खट्टापन आ जाता है उसमें। तो यानी कि जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं ना, उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और जो भोजन को हमारे दूषित कर देते हैं। अब एक चेंजेस हमारा किसके होता है, एंजाइम्स द्वारा, चेंजेस ड्यू टू एंजाइम्स। इससे पदार्थ गलने लगता है और उससे दुर्गंध आने लगती है। देर तक कटे हुए फलों व सब्जियों का रंग, स्वाद, सुगंध व संरचना में अंतर आ जाता है। जो हम सब्जियों को काट के रख देते हैं, फलों को काट के रख देते हैं, उनमें एंजाइम्स होते हैं, तो वो रिएक्शंस करते हैं, और रिएक्शंस के कारण अगर उनको ज्यादा समय तक काट के रख दे तो वो खराब हो जाते हैं। मीट और मछली पड़े पड़े सड़ने लगते हैं। कीड़े मकोड़े, चूहों द्वारा, कीड़े खाद्य पदार्थों को खाकर नष्ट कर देते हैं, जिससे जिससे पर खाने लायक नहीं रहते। जो हमारा खाना होता है वो हमारे खाने लायक नहीं रहता। अनाज व दालें, कीड़े मकोड़े, ये तो अच्छा, ये रिपीट हो गई है 2 लाइन, कोई बात नहीं। कुछ कीड़े अपने अंडे छोड़ देते हैं और भोजन को खाने लायक नहीं रहने देते हैं। कृमि फीता बिना धुले फल, सब्जी व मीट में अपने अंडे छोड़ते हैं। एक फीता कृमि होता है जो अपने अंडे छोड़ देता है सब्जियों में। झिंगूर की लार से अनाज के दाने चिपके हुए दिखा देता है, जिससे अनाज में बदबू पैदा हो जाती है। कीड़े मकोड़े, चूहे द्वारा, चूहे के मल मूत्र से भी खाद्य पदार्थ व अनाजों में संक्रमण फैलता है ना। जिन घर में जहाँ पे चूहे बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि चूहे भी हमारे क्या है, हमारे अनाज को हानिकारक, उसमें उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं, उसमें संक्रमण पैदा करते हैं। यह सब मनुष्य को रोगी बनाता है। अब ये जो हम ऐसा सड़ा हुआ भोजन अगर हम लेंगे तो उससे क्या होगा, हम बीमार ही तो पड़ेंगे ना। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आज यहीं एंड करेंगे। खाद्य संरक्षण की विधियां हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया है। हमारे मैक्सिमम टॉपिक कवर हो गए हैं, जैसे आहार शास्त्र का परिचय, आहार की परिभाषा, पोषण की परिभाषा, यौगिक आहार, पोषक तत्व, उनकी आवश्यकता, पोषण की स्थितियां, आहार का शरीर में कार्य अनुसार वर्गीकरण, आहार का पाचन और अवशोषण, आहार एवं पोषण की अवधारणा, खाद्य प्रसंस्करण एवं संस्करण, खाद्य भंडारण, आहार पकने का पोषक तत्व, ये रहता है हमारा खाद्य संरक्षण की विधियां। हाँ, यानी कि कितने टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमारे टोटल 15 टॉपिक है, और हमारे हाँ, हमारे जो 10 टॉपिक्स है वो कवर हो गए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में अपना हम अपना संरक्षण की विधियां देखेंगे कि कैसे अपने फूड को सेफली रखा जा सकता है, कैसे ये उसको खराब होने से बचाया जा सकता है। तो अपनी क्लास को एंड करेंगे और आप सभी लीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर मैम लिसनिंग मी। मैम मेरा क्वेश्चन था, वो जो मछलियाँ होती है
मैम वो खाने के लिए यूज करते हैं, वो वहाँ पे मरी हुई रखते हैं या जिंदी मछलियाँ होती हैं उनके पास जो बेचते हैं? अच्छा, जो वो बेचते हैं? हाँ नहीं, जी मैम। मछली तो पानी से बाहर आने के बाद मर ही जाती है ना? अच्छा। मछली तो जल की रानी है। अच्छा। हाँ, वो बाहर आने के बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका भी ना, थोड़ा सा आपने जो पूछा है। ठीक है, ठीक है और मैम। अपनी नेक्स्ट क्लास में खाद्य संरक्षण की विधियां स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम। राधे राधे प्रणाम। मैम। प्रणाम, राधे राधे। प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम मैम। प्रणाम जी, राधे राधे जी। प्रणाम मैम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मैम। जी। प्रणाम सर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। लेफ्ट करेंगे मैम? हाँ जी, लेफ्ट कर दीजिए। ठीक है। ठीक है सर। राधे कृष्णा सर।